गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड जो अभी चल रहा है आपका माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसका टॉपिक पढ़ेंगे स्क्लेरोस्पोरा। हमने फंजाई में अभी तक एल्बुगो पढ़ा है। आज हम नेक्स्ट मेंबर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा। अब सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटा, क्लास ऊमाइसिटीज, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली पेरेनोस्पोरेसी और जीनस स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट जैसे मैंने आपको का मीनिंग पहले भी बताया था, यानी ये लिविंग टिश्यूज पर पाया जाता है या अपने भोजन के लिए उन पर निर्भर रहता है। तो स्क्लेरोस्पोरा जो है ये पोएसी फैमिली के कई सारे मेंबर्स को इन्फेक्ट करता है। इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन जो डिजीज, प्लांट डिजीज या पादप रोग है, वो है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, जो कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होता है। क्योंकि राजस्थान में बाजरा कई क्षेत्रों में उगाया जाता है, इसलिए राजस्थान में ये रोग काफी मुख्य है। अब हम इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना पढ़ेंगे। जैसा आपको मालूम है कि फंजाई में माइसीलियम होता है जो कि हाइफा के द्वारा बना रहता है। ये माइसीलियम या कवक जाल जो होते हैं ये इंट्रासेल्यूलर, ब्रांच्ड यानी शाखित और सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट सेप्टा, यानी इसकी सेल्स में कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं लेकिन कहीं भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। इसके हाइफा जो है वो जनरली होस्ट टिश्यूज के लीफ में मेसोफिल टिश्यूज जो होते हैं उनके बीच बीच में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं या संवहन पूल होते हैं उनके चारों ओर पाया जाता है। और होस्ट टिश्यूज से ये अपना भोजन हॉस्टोरिया के द्वारा अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन। इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर्स के द्वारा होता है और जो माइसीलियम होता है उनसे स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एल्बुगो में भी बताया था, ये स्पोरेंजियोफोर एकल भी बन सकते हैं या समूह में भी बनते हैं। और स्पोरेंजियोफोर लगभग 100 माइक्रोन्स लंबे, दृढ़, विदाउट सेप्टा और अनब्रांच्ड होते हैं, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। तो जो माइसीलियम होता है उससे ऊपर की तरफ ये स्पोरेंजियोफोर बनते हैं, जिनका कि ऊपर वाला हिस्सा मोटा होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं जो कि ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं, इनकी शीर्ष वाला भाग जो होता है वो फूला हुआ होता है और उनसे स्पोरेंजियोफोर का निर्माण होता है। स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं उनसे स्पोरेंजिया बनते हैं, यानी ये स्पोरेंजियोफोर द्विशाखित होते हैं और दोनों शाखाओं पर फूले हुए स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इनकी वॉल जो होती है वो चिकनी होती है और इनकी लंबाई 15 से 34 माइक्रोन तक होती है।
ये जनरली रात में बनते हैं और सुबह होते ही ये स्पोरेंजियोफोर से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद इनका जर्मिनेशन तुरंत ही हो जाता है। जर्मिनेट होने पर ये 3 से 12 किडनी शेप्ड बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स बनाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम डी में देख रहे हैं। ये जू स्पोर्स कुछ समय तक गतिशील रहते हैं, उसके बाद ये रेस्टिंग स्टेज यानी विश्रामावस्था में आ जाते हैं। और जब ये विश्रामावस्था में होते हैं तो ये अपने चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब ये स्पोरेंजिया जो होते हैं ये जर्मिनेट होकर एक जर्म ट्यूब बनाते हैं और ये जर्म ट्यूब जो है ये स्टोमेटा द्वारा फिर से नए होस्ट में एंटर कर जाते हैं और वहां मीजोफिल टिश्यूज के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में पहुंचकर फिर से कवक जाल या माइसीलियम बना लेते हैं। तो ये तो हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगेमस होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल को ऊगोनियम कहते हैं। और ये भी जो हाइफा जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं उनसे ये सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम या मेल सेक्स ऑर्गन, तीसरा फर्टिलाइजेशन और चौथा जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। तो अब पहले पढ़ेंगे ऊगोनियम। ऊगोनियम जो होते हैं ये हाइफा के शीर्ष पर या टिप पर उत्पन्न होते हैं। जो हाइफा है उसका जो शीर्ष पार्ट है वहां पर कई सारे न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है और ये कलेक्ट होने के कारण ये पोर्शन जो होता है ये फूल जाता है और फूल कर ये ऊगोनियम बनाता है और इसमें नीचे की तरफ एक सेप्टा बन जाता है जिससे ये माइसीलियम से इसका संपर्क टूट जाता है, जैसा आप डायग्राम आई में देख रहे हैं। ऊगोनियम का साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें जो सेंटर वाला पार्ट जो कि डेंस होता है उसे ऊप्लाज्म कहते हैं और जो बाहर वाला पार्ट है उसे पेरिप्लाज्म कहते हैं। पहले तो दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन बाद में इसके सभी न्यूक्लियाई नष्ट हो जाते हैं, केवल एक न्यूक्लियाई रहता है जो कि एग के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट भी हाइफा जो कि हाइफा से होता है और ये हाइफा बिल्कुल जो ऊगोनियम के पास वाला हाइफा है उसका शीर्ष पार्ट फूल कर क्लब शेप्ड हो जाता है और इसमें भी एक सेप्टा बनने के कारण ये माइसीलियम से अलग हो जाता है। शुरू में ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होता है लेकिन बाद में इसके सभी न्यूक्लियाई नष्ट हो जाते हैं, केवल एक न्यूक्लियाई रहता है जिसे मेल न्यूक्लियस कहते हैं। अब तीसरा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम जैसा आप देख रहे हैं कि एंथ्रीडियम जो है वो ऊगोनिया से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है और जहां पर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है वहां की वॉल टूटकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम के में देख रहे हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो है मेल न्यूक्लियस जो है वो अंदर ऊगोनियम में प्रवेश कर जाता है और वहां पर फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट या ऊस्पोर बनाता है। ये ऊस्पोर जो होता है ये होस्ट सेल्स के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में
बिखरे हुए रहते हैं। इनकी वॉल जो होती है मोटी होती है और रेड या ब्राउन कलर की होती है। इनका व्यास जो है वो करीब 26 से 42 माइक्रोन तक होता है। अब लास्ट है जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। जर्मिनेशन के समय जो ऊस्पोर के चारों ओर मोटी भित्ति होती है, जैसा आप डायग्राम एल में देख रहे हैं, ये बाहर वाली भित्ति फट जाती है और अंदर वाली जो वॉल है वो जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकल जाती है, जैसा डायग्राम एम में देख रहे हैं। ये जर्म ट्यूब निकलने से पहले इसका ऊस्पोर का जो न्यूक्लियस है उसमें पहले मियोसिस होता है और उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है। और अब ये जो जर्म ट्यूब निकलती है ये फिर से होस्ट में स्टोमेटा या रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है और वहां फिर से नया कवक जाल या माइसीलियम बना लेती है। तो इस तरह स्क्लेरोस्पोरा जो है वो प्लांट को अफेक्ट करता है। तो आज हमने स्क्लेरोस्पोरा कंप्लीट कर लिया है। इसकी डिजीज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।